ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो हम कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। अच्छा, आपको जो हमारा चेहरा मुबारक है वो देखने का जो होगा ये शर्फ नसीब नहीं होगा अगले 3-4 दिन तक। उसके रीज़न कि मैं वापस घर आया हूँ, तो क्लासेस हम क्योंकि मिस नहीं कर सकते, खासतौर पे हमारी रिवीजन बैच की क्लासेस। बाकी तो मैंने सारी ऑफ कर दी है, मैं कोई भी नहीं करा रहा और क्लास, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग है और इसकी रिवीजन है, तो आपके पेपर आने हैं ईद के फौरन बाद, तो हम इसके अंदर एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि आवाज के ऊपर ही गुजारा करें, एंड इंशाल्लाह होपफुली हम उतना ही इंटरेस्टिंग रखेंगे जितना कि हम बाकी सब्जेक्ट्स को रखते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग से मुराद हमने लिया था, अकाउंटिंग से क्या मुराद है, ठीक है। अच्छा, मेरी राइटिंग पे और स्पेलिंग पे नहीं जाना, बेड़ा ही घर का मेरा। अकाउंटिंग से हमने कहा था कि चीजों को अकाउंट फॉल करना। अकाउंट करना मतलब लिख लेना कहीं के ऊपर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लिखने से मतलब अकाउंट फॉल करने से मुराद होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का लिख लेना, उसको अकाउंटिंग कहा जाता है। जब आप किसी जगह पे, किसी महफूज जगह पे, किसी तरतीब के अंदर लिख लेते हो, हम कहते हैं जी हमने अकाउंट कर लिया है, हमने काउंट कर लिया या हमने अकाउंट कर लिया इसको, ठीक हो गया। काउंट का मतलब गिनना, अकाउंट का मतलब गिन के लिख लेना, ठीक है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मुराद ये है बेटा कि जो आपका खासतौर पे फाइनेंस रिलेटेड मैटर होते हैं किसी भी बिजनेस के, उनका लिख लेना अकाउंटिंग कहलाता है। उनका किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी के अंदर कहीं पे लिख लेना अकाउंटिंग कहलाता है, जब आप उनको कहीं पे राइट डाउन कर लेते हो। अब जाहिर बात है, हमें बेसिक कंसेप्ट सबको पता है कि बिजनेस के अंदर हर कोई एक अदर रजिस्टर मेंटेन कर रहा होता है। ज्यादा दूर की हम बात नहीं करेंगे। अगर मैं मैनुअल की बात करूं, तो आप अगर कभी इजी लोड कराने गए हो या कभी आप जैस कैश में पैसे कराने गए हो, तो वहां पे आपने देखा होगा वो एक शख्स रजिस्टर के अंदर चीजें लिख रहा होता है, और वो एक ही रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो तमाम दिन की कारकर्दगी लिख रहा होता है, ठीक है। तमाम दिन की कारकर्दगी लिख रहा होता है कि भाई कितने को लोड किया, कितने को कैश किया, इसको कितना गया, इतना गया, कितना गया। वो क्यों लिख रहा होता है, उसकी वजह क्या है, आपके जहन में क्या आती है बच्चे, बताएं जरा। उसकी क्या रीजन आती है आपके जहन में कि वो क्यों लिख रहा होता है। हम्म, रिकॉर्ड रख रहा होता है। देखो बेटा, बेसिकली उसने क्या करना होता है, एक तो रिकॉर्ड एक पर्पज है, दूसरा पर्पज ये है कि उसने डेली डे एंड पे बैठ के चीजों को टैली करना होता है, मैच करना होता है कि भाई मेरे पास सुबह बैलेंस मेरे अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए था, ठीक है। अब मेरे पास 1.5 लाख रुपया पड़ा है। क्या ये जो बीच में 3.5 लाख रुपया है, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? क्या ये ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, कहीं बीच में से गायब तो नहीं होगी? फिर क्या करता है वो, इन सारों को सम अप करता है, फिर उनको काट छाट करके निकाल के देखता है, अच्छा जी ठीक है जी, मेरी चीज टैली हो गई, मेरे पास 5 लाख था, 3 लाख मेरे पास कैश में आ गया, 1.5 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा है, तो मेरे पास 5 लाख ही है, मतलब मैं पूरे तरीके से क्लियर हूं, ठीक है। अब बेटा देखो, हम नॉर्मल जिंदगी में भी ये सारा हिसाब किताब रखते हैं। मतलब हॉस्टल के अंदर देख लो, तो हम जहाँ पे रह रहे होते हैं हम खर्चे लिखते हैं, ये हर बंदे का इतना खाने का लगा, इतना आने जाने का लगा। हम फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाते हैं, अमेरिकन सिस्टम पे खाना खाते हैं, तो वहां पे भी हम हिसाब किताब रख रहे होते हैं कि देखो भाई इतने 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 पैसे हो गए सबके। तो हिसाब किताब हम हर जगह रख रहे होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि हम सिर्फ उस चीज का हिसाब रख रहे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मल अकाउंटिंग से फाइनेंशियल या बिजनेस अकाउंटिंग में फर्क क्या है बच्चा, वो ये है कि नॉर्मल अकाउंटिंग जब हम कर रहे होते हैं, हिसाब किताब कर रहे होते हैं, हम किसी को जवाबदेह नहीं होते, और हम सिर्फ उन्हीं चीजों का डाटा रख रहे होते हैं, रिकॉर्ड रख रहे होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई हम 10 ट्रांजैक्शन किया, हम उसमें से 2 लिखें। मिसाल के तौर पर, हम जब कहीं हॉस्टल में रह रहे होते हैं, हमारे पास 1000 है और हम 3 लोग हैं, हम खाना आ रहा है, हम सिर्फ पैसे लिख रहे हैं। क्यों? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही ये है कि हमें सिर्फ पैसे की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई किसका कितना लग गया है, हमने किसी को जवाब नहीं देना होता। लेकिन बिजनेस जो होता है ना, अब आपने एक और काम करना है बच्चा कि थ्रू आउट द सब्जेक्ट खुद को बिजनेस समझना है, ऑनर नहीं समझना, बिजनेसमैन नहीं समझना। I2B में मैंने आपको बिजनेसमैन बनाया था, अब आप वो नहीं है, अब आप बिजनेस बन गए हैं और आपके ऊपर एक ऑनर बैठा हुआ है, आपने उसको जवाब देना है। तो ऑनर आपसे सेपरेट है, आप बिजनेस हो। आपको अगर कोई ऑनर पैसा भी दे रहा है तो वो आपका नहीं है, वो ऑनर का है। अगर आपसे ऑनर पैसा ले रहा है तो वो ऑनर का है, वो भी आपका नहीं है। तो ये एक फर्क, जो कलीदी फर्क है,
जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपने थ्रू आउट अकाउंटिंग अपने आप को बिजनेस समझना है। अब बेटा देखो, जब हम नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं या इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो उसमें जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हम सिर्फ वो रख रहे होते हैं। क्यों? हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जी किसके कितने पैसे बनते हैं ताकि उससे ले लें। लेकिन बिजनेस के अंदर ये चीज नहीं होती बेटा। वहां पे अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपको लिखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि भाई आपने ऑनर को जवाब देना है, आप आंसर ही बोलो। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप नॉर्मल लाइफ में कभी भी नहीं लिखते आपने दिन कहाँ लगाया पूरा। मतलब ठीक है, आपने जनाब जी घंटा पढ़ा, 4 घंटे फेसबुक यूज की, 6 घंटे टिकटॉक देखा, एंड देन शाम को बैठ के थोड़ा सा आई कैप को गालियां गुलियां भी दे दी कि भाई आई कैप पास नहीं करता। लेकिन जब आप फर्म में जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं होता। हालांकि फर्म में इंपॉर्टेंट क्या है, आपका काम, क्या आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। लेकिन फर्म आपको कहती है कि देखो बच्चे, काम तो आप कर रहे हो मुझे पता है, लेकिन मुझे सारे दिन का हिसाब किताब दो कि आपने किया क्या है। तो फिर आप क्या करते हो, आप टाइम शीट बनाते हो। टाइम शीट जिसके अंदर आप लिखते हो कि जनाब जी मैंने एबीसी क्लाइंट के ऊपर 1 घंटा लगाया, XYZ के ऊपर 2 घंटे लगाए, फलाने के ऊपर मैंने 3 घंटे लगाए। ये सारा कुछ आप लिख के देते हो। हालांकि आपको पता है कि यार देखो, आपका दिल कह रहा होता है कि देखो पार्टनर को भी सारा कुछ पता है। 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा ना ये आईडी क्लोज करने दें। फाइवर की आईडी थोड़ी जो है ना, ये वो कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, आपको पता होता है कि भाई देखो मैंने सारा दिन में क्या काम किया, ये सारा कुछ आपको पता है। लेकिन आप कहते हो कि देखो पार्टनर के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे उसके सामने बैठ के मैंने काम किया, उसको क्यों ये चीजें लिखी में चाहिए। लेकिन क्योंकि आपने पार्टनर को जवाब देना होता है तो आप ये भी साथ लिख रहे होते हो कि भाई मेरा एबीसी के ऊपर 1 घंटा है, XYZ के ऊपर 2 घंटे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सिमिलरली बिजनेस में होता है कि आपने ईच एंड एवरीथिंग नोट करनी है। मिसाल के तौर पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हमने 1000 का खाना मंगवाया, हमारे पास 5000 था, हमने 1000 का खाना मंगवा लिया उसमें से, और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास बैलेंस 4000 मौजूद है, दैट्स इट। क्यों? हमारे लिए पैसा मैटर करता है, बाकी तो खत्म हो गया। लेकिन जब आप बिजनेस में बैठे होंगे ना, तो बिजनेस में ये नहीं होगा। बिजनेस में ओनर कहेगा जी 1000 रुपया किधर गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। अब वो मुंह से नहीं कहेंगे भाई आप रोटी खा गए, वो कहेगा जी भाई मुझे लिख के दो कि आपने रोटी खाई है। तो क्या करेंगे आप फिर, जहां पे आप सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, 1 मिनट मुझे वन नोट ओपन करने दें, जहां पे सिंपल एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर पैसों का हिसाब किताब होता है, वहां अब आपको 2 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ेंगे। क्यों? कि भाई एक के अंदर आप लिखेंगे कि देखो मेरे पास ये, 1 मिनट, मेरे पास ये 5000 था, इसमें से 1000 की मैंने रोटी ली, तो क्या हुआ, आपका कैश जो है वो कम हुआ। लेकिन आप दूसरा रजिस्टर रखेंगे जिसके अंदर रोटी की डिटेल होगी। आप लिख रहे होंगे कि जनाब जी 1 तारीख को मैंने 1000 रुपए का कैश एक लड़के को दिया, वो 1000 रुपए की रोटी लाया। फिर 2 तारीख को मैंने उसको 500 का कैश दिया, वो 500 की चाय लाया। हम टी लिखेंगे। इसी तरह हम रोटी टी, इसी तरह हम क्या करेंगे, तीसरे दिन हमने कहा हमने उसको जी 700 रुपया दिया और वो उसकी कोल्ड ड्रिंक्स लाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का हिसाब रखेंगे। ये जो रजिस्टर हमारा इंटरटेनमेंट वाला रजिस्टर एक रख रहे होंगे, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस। तो क्या होगा, जब हम महीना एंड होगा तो हम देखेंगे जी हमारे पास टोटल कैश कितना है, से कि हमारे पास टोटल कैश 3000 है, भाई इसमें से 2000 गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या वाकई 2000 हमारे एक्सपेंस का टोटल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर काम का डबल इंपैक्ट आ रहा है। एक तरफ से पैसा जा रहा है तो दूसरे तरफ से कोई ना कोई चीज आ रही है। तो ये बेसिकली डबल एंट्री कंसेप्ट कहलाता है कि बिजनेस के अंदर जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, ये पूरी एक ट्रांजैक्शन है, ये पूरी एक ट्रांजैक्शन है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी चाहे वो किसी नेचर की हो, आपको लगता है जी वो फजूल है, वो बकवास है, वो किसी काम की नहीं है, तो भैया वो आपको लगता है, लेकिन ओनर के लिए वो मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है, आपने उसकी इंफॉर्मेशन ओनर को देनी है। तो लिहाजा इसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है डबल एंट्री इफेक्ट, कि भाई हमेशा एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, हमेशा एक ट्रांजैक्शन जो भी होगी उसका डबल इंपैक्ट होगा, सिंगल नहीं होगा। डबल इफेक्ट का क्लियर हुआ बच्चा? हाँ जी, यहां तक क्लियर है।
जल्दी बताएं बच्चा। ओके, आगे चलते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझते हैं। जाहिर बात है, हमने अभी यही देखा कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन होगी, जब भी हम उसको अकाउंट फॉल करेंगे, उसका डबल इंपैक्ट होगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या? वो कहते हैं कोई भी ऐसा एक्शन या एक्टिविटी जिसके होने से किसी किस्म का एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस हो। मतलब अगर आप बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करें, वो कहता है एन एक्शन और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग टू पार्टीज और थिंग्स दैट रेसिप्रोकली अफेक्ट, कि भाई एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी कम होगी तो पहली बढ़ेगी। मतलब कैश कम हुआ, हमारा इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, हमने रोटी मंगवा ली उसमें। तो लिहाजा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है, उस इवेंट को कहा जाता है, उस एक्टिविटी को कहा जाता है जिसका डबल इफेक्ट हो, और वो भी रिवर्सेबल। वो क्या कहते थे, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो कि एक बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। कहीं पे भी कस्टमर सप्लायर्स के दरमियान किसी किस्म का भी जो इंटरेक्शन होता है, या किसी भी दूसरी पार्टी के दरमियान बिजनेस का, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन को अराइज करता है। कुछ एग्जांपल क्या है? कैश सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कि जो कंपनी सर्विस बेचती है, सर्विस कंपनी कौन सी होती है? मिसाल के तौर पे हम टीचर, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम कंसल्टेंट होते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह गुड्स वाली कंपनी कौन सी होती है? हम यूनिलीवर पता है, हमें नेस्ले पता है, ये सारी गुड बेचती है। तो मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कोई चीज सेल करते हो, उसके बदले में कैश लेते हो, तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। क्यों? कैश सेल का डबल इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। कैश सेल की, हमने मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या था, मिल्क पैक था, हमने उसका एक डब्बा सेल किया 500 रुपए में। इसके दो इफेक्ट होने। कैसे? पहला इफेक्ट तो होना है कि भैया कैश हमारा कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। कैश हमारा बढ़ गया, हमारे पास पैसा आया। कम क्या हुआ? भाई हमारा स्टॉक कम हो गया। जहां पे हमारे पास 100 डब्बे पड़े थे दूध के, अब 99 रह गए। तो ये क्या हुआ? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और दोनों के ऊपर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है इनका आपस में। एक बढ़ रहा है तो दूसरा उतनी ही अमाउंट से कम हो रहा है। अमाउंट भी हमेशा टैली होगी। ये नहीं हो सकता कि आप बढ़ाएं 500 से और कम उसको 200 से कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा डबल इफेक्ट टैली होगा उसका। इसलिए तो बैलेंस शीट जो होती है वो हमेशा टैली होनी है। ठीक है। इसी तरह अच्छा, अब किसी को हमने उधार पे सेल की, हमने एक शख्स को दूध का डब्बा बेचा उधार के ऊपर 500 का। अब इसका डबल इफेक्ट क्या है कि भाई देखो, दूसरा इफेक्ट तो हमें पता है कि जहां पे हमारे 99 डब्बे थे, अब हमारे पास 98 रह जाएंगे। पहला इफेक्ट कहां गया? हमारे पास तो कैश आया ही नहीं, कम हो गई कोई चीज, बढ़ा कुछ नहीं है। तो भैया बढ़ क्या रहा होगा? भैया हमने एक रजिस्टर वो भी तो लिखा होगा जिसको हम खाते कहते हैं, कि भाई फलाने ने कितने पैसे देने, फलाने ने कितने पैसे देने, फलाने ने कितने पैसे देने, और वो हमारा एसेट होता है। तो भैया वो खाता इंक्रीज कर जाएगा, रिसीवेबल इंक्रीज कर जाएगा। से कि हाजी साहब जो है वो एक डब्बा उधार लेके गए हैं, तो पहले हाजी साहब ने जो है हमारा 0 रुपया देना था, अब उन्होंने हमें 500 देना है। तो ये बढ़ गया। यहां से क्या हुआ? स्टॉक कम हुआ तो हाजी साहब का बैलेंस बढ़ गया, डबल इफेक्ट हो गया। इसी तरह हमने हाजी साहब से, हमें 1 महीने बाद पैसे वापस आ गए। हमने हाजी साहब को, सर जी तो ये 3 रजिस्टर हो गए। बेटा रजिस्टर बहुत सारे होते हैं, रजिस्टर बहुत सारे होते हैं। हर हेड का अलहदा रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं। ये 10 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकते हैं। से कि यहाँ पे हाजी साहब है, हो सकता है शीदा भी आ जाए, हो सकता है मीदा भी आ जाए, तो उनके अलहदा रजिस्टर बनाएंगे आप। ठीक है। हाँ, जितने भी अकाउंट्स ऑफ हेड्स होते हैं, हर किसी का अलग रजिस्टर बना सकते हैं आप। लेकिन बिजनेस के अंदर कुछ हम समराइज करते हैं, मेन हेड बनाते होते हैं। मिसाल के तौर पे इन सब का हम एक ही रजिस्टर बनाते हैं। जितने भी लोगों से पैसे लेने होते हैं उसको रिसीवेबल्स कहते हैं। ठीक है, उनको रिसीवेबल्स कहा जाता है। इनका एक ही रजिस्टर बना लेते होते हैं हम। तो रजिस्टर आपकी मर्जी, जितने मर्जी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हर रजिस्टर के ऊपर इफेक्ट डबल होगा। ठीक है, अब हम दूसरा अगला चलते हैं। अगला चलते हैं कि भैया क्या हुआ, हाजी साहब ने महीने बाद आके हमें 500 वापस कर दिया। अब फिर इसके दो इफेक्ट होंगे। ये रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम अ कस्टमर टू होम क्रेडिट सेल वाज मेड, कि जिसको हमने क्रेडिट पे सेल की थी उसने हमें पैसे वापस कर दिए, पैसे दे दिए। अब एक इफेक्ट क्या होगा, हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमें पता है हमारे पास पैसा आया।
दूसरा क्या इफेक्ट होगा, हाजी साहब का बैलेंस जीरो हो जाएगा, हाजी साहब जीरो हो गए, तो एक बढ़ा दूसरा कम हो गया। इसी तरह हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल क्या होता है, कोई भी चीज जिससे हम कोई दूसरी प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, तो इसका डबल इफेक्ट क्या होगा, खरीद रहे हैं पैसे दे रहे हैं, कैश कम हो जाएगा, बढ़ेगा क्या, हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, जहां पे हमारे पास 100 यूनिट पड़े थे अब हमारे पास 200 यूनिट हो जाएंगे, 100 यूनिट नए खरीदेंगे। समझ आ गई बात बच्चा, यहां तक क्लियर है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है और इसका डबल इफेक्ट कैसे होता है। क्लास के फौरन बाद में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, आपने लाजमी उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को आंसर करना है, ये साथ साथ करते जाइएगा, हमारे पास टाइम नहीं होगा इतना। अच्छा, ट्रांजैक्शंस की टाइप क्या होती है, क्लासिफिकेशन, सिंपल ट्रांजैक्शन होती है। सिंपल ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है बच्चे, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो सिर्फ दो हेड को इफेक्ट कर रही हो, मतलब दो हेड को इफेक्ट कर रही हो, एक चीज बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, उसको सिंपल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। एक होती है कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दो से ज्यादा हेड इफेक्ट हो रहे हो। मिसाल के तौर पे सिंपल की तो हमने एग्जांपल देख ली, कैश सेल, पैसा आया, सेल हुई और स्टॉक कम हो गया हमारा, ठीक है, या हमारी इनकम बढ़ गई और उधर से और चीजें हो गई, तो लिहाजा ये हमने देखा। लेकिन कम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, मिसाल के तौर पे हाजी साहब हमारे पास आए और उन्होंने कहा जी देखो मुझे 2 डब्बे दूध के दे दो, हमने कहा जी हाजी साहब 1000 रुपया इधर करो, हाजी साहब कहते हैं नहीं यार, 500 मेरे पास कैश है, 500 जो है वो तुम मेरे पास बाद में लेना, और मुझे तुम 2 डब्बे दूध के दे दो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 डब्बों से मतलब 1000 रुपए से हमारा स्टॉक कम हो गया, हमने हाजी साहब को 2 डब्बे दे दिए। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होगा, हमारे पास कैश बढ़ गया कितना, 500, और तीसरा इफेक्ट क्या होगा, हाजी साहब का बैलेंस बढ़ गया 500 से। अब यहाँ पे 3 हेड इफेक्ट हो रहे हैं, ये स्टॉक है, लेकिन आप देखिए कि जितने से बढ़ रहा है उतने से कम हो रहा है, अमाउंट हमेशा टैली रहेगी दोनों की, दोनों साइड की, ये भी डबल एंट्री है, बेशक 3 हेड इफेक्ट हो 4 हेड इफेक्ट हो, इसको कहेंगे डबल एंट्री ही। तो सिंपल एंट्री क्या होती है बेटा, जिसके अंदर नॉर्मली कोई एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा होता है। कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन क्या होती है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखो कैश बढ़ रहा है, हाजी साहब का बैलेंस भी बढ़ रहा है और हमारा स्टॉक भी कम हो रहा है, इसको कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन कहा जाता है। क्लियर है बच्चा, यहाँ तक जल्दी से बताएं। चलें जी, गुड हो गया। उसके बाद अगली है वन ऑफ ट्रांजैक्शन या ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन। वन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होती है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो कभी कभार हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी कभी कभार कौन सी ट्रांजैक्शन करती है, से कि कभी वो कोई बड़ी मशीन खरीदती है या जमीन खरीदती है। ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, जो मुसलसल हो रही हो, बार बार हो रही है। मिसाल के तौर पे हम कस्टमर को बार बार सेल कर रहे हैं, बार बार पैसे आ रहे हैं, बार बार स्टॉक जा रहा है, हम बार बार स्टॉक खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तो ये सारी क्या है, ऑन गोइंग ट्रांजेक्शन है। इस तरह कुछ कैपिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, कुछ रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होती है। रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वो होती है बेटा जिसका करंट इफेक्ट होता है, कैपिटल ट्रांजेक्शन वो होती है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होता है, बड़ी अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है। रेवेन्यू छोटी अमाउंट की, अब अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है ये कितनी अमाउंट हो, लेकिन रिलेटिवली ये स्मॉल अमाउंट होती है और इसका इफेक्ट करंट होता है, ये टेम्परेरी होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, मतलब लेस देन 1 ईयर पे इसका इफेक्ट होता है। कैपिटल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं बेटा जिनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पे होता है। मिसाल के तौर पे हमने कोई जमीन खरीद ली, अब बिजनेस ने, आप बिजनेस हो, आप ये बात ध्यान में रखनी है थ्रू आउट हमारी अकाउंटिंग में, आप बिजनेस हो, आपने कोई जमीन खरीदी, अब ये जमीन 1 साल के लिए तो नहीं है ना बेटा, तो 10 साल 15 साल 50 साल जब तक नहीं बेचेंगे आपका एसेट है। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में हुआ, इसको कैपिटल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे हमने ये सेल की अभी, जैसे हम कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, जिसका इफेक्ट नॉर्मली 1 साल के अंदर ही रहता है, ये करंट होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये छोटी अमाउंट का होता है, उसको रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कहा जाता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जो डेली बेस पे हो रही होती हैं, जिसका इफेक्ट कम से कम होता है, जबकि कैपिटल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जिससे हम कोई ऐसी चीज खरीद या बेच रहे हो जिसका इफेक्ट 1 साल से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पे हमने किसी शख्स को 5 साल के लिए कर्जा दे दिया, तो ये इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का 5 साल पे फैला हुआ है, तो ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है।
एंड इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिनका फायदा हमें टेम्परेरी होता है, जो फौरन हो जाते हैं, जो डे टू डे में हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे जिनका लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट होता है। किसी चीज का परचेज कर लेना एक खर्चा है, एक्सपेंस है, या हम कहीं पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिसका इफेक्ट अगले 10 सालों में आना है, बड़ी हैवी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है तो हमारा एक्सपेंस, लेकिन इसका इफेक्ट लॉन्गर टर्म में है, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसी तरह कैपिटल रिसीट या रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट हम रिसीट से मुराद पैसे का आना, ये तमाम वो कैश या पैसे वाली ट्रांजैक्शन होती हैं जो हम नॉर्मल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करते हुए अर्न कर रहे होते हैं। जैसे हमने सेल की, जैसे हमने स्टॉक परचेज किया। जबकि कैपिटल रिसीट ये वो अमाउंट होती है जिसका लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट होता है। जैसे ऑनर से पैसा लिया, ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा इंसर्ट किया, कंपनी ने अपने शेयर बेचे, उससे पैसे आए। अब जाहिर बात है शेयर होल्डर छोड़ के तो नहीं जाने वाले, और ना शेयर होल्डर अपने शेयर वापस सेल कर सकते हैं कंपनी को। तो ये कैपिटल रिसीट्स होती हैं, ये वो पैसा कंपनी के पास आ रहा होता है जो लॉन्गर रन में कंपनी को इफेक्ट दे रहा है। रेवेन्यू रिसीट ये वो पैसा होता है जो शॉर्टर रन में कंपनी को फायदा दे रहा होता है। समझ आ गई बच्चा? बिजनेस ट्रांजैक्शन की समझ आई है किस तरह से होती है। अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये तमाम ट्रांजैक्शन डिफरेंट होगी, हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन हो जो इन सब में आ जाए। मिसाल के तौर पे हमने जमीन खरीदी 5 करोड़ रुपए की, या हम 50 लाख की कर लेते हैं, 5 मिलियन की। हमने लैंड परचेज की, बिजनेस ने 5 मिलियन की। अब डबल इफेक्ट देखते हैं पहले तो इसका। नंबर 1, हमारा कैश कम हो जाएगा, ठीक है, 5 मिलियन से कैश कम हो जाएगा। जो चीज कम क्रेडिट हो रही होती है उसको हम नीचे लिखते हैं, क्रेडिट डेबिट को हम समझेंगे ये क्या होता है। और बढ़ क्या रहा है हमारा दूसरा इफेक्ट क्या है, लैंड, हमारा एसेट बढ़ गया 5 मिलियन से। हमने लैंड का अलहदा से रजिस्टर ओपन कर दिया जिसको फिक्स एसेट रजिस्टर कहते हैं। अब पहले नंबर पे मुझे बताओ ये सिंपल ट्रांजैक्शन है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, जल्दी से। ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? हमने जमीन खरीदी है 50 लाख की, बिल्कुल सिंपल है। वन ऑफ ट्रांजैक्शन है या ऑनगोइंग है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। वन ऑफ है, शाबाश। कैपिटल ट्रांजैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है? शाबाश। कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सारा कैपिटल, ठीक है। तो ये अब आपको समझ आ गई कि एक ही ट्रांजैक्शन की ये सारी नेचर हो सकती है। जबरदस्त, यही बस मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था, इतनी लंबी तकरीर करने का मकसद ये था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? देखो बेटा, आप एक रजिस्टर बना रहे हो से कि पहले भी मैं इसके ऊपर पिछले लेक्चर्स बात कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ। ये हमारा एक कैश रजिस्टर है, हमारी एक दुकान है, हमारा कैश रजिस्टर है। इसके अंदर हम सारी एंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं। हम इधर चले जाते हैं, अपने इस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है जिसके अंदर हम यहाँ पे डेट डाल रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये डेट है हमारी, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये अमाउंट लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब जी हमने कैश सेल की, किसको, मिस्टर अकरम, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए की। हमने क्रेडिट सेल की, मतलब उधार पे सेल की हाजी साहब को, 50,000 रुपए की। हमने इसी तरह असलम को कैश सेल की जनाब से के हमने 50,000 की। इसी तरह हमने कुछ खाना शाना मंगवाया, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस किए, सॉरी ये मैं इधर लिख रहा था, डेट के साथ कलम बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक ही डेट है, ये आप हेड लिख रख सकते हो,
आप मेजर हेड कर सकते हो। इसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस हमने जनाब जी रोटी प्लस चाय प्लस सिगरेट कुछ भी यहाँ पे लिख के 10,000 के हमने वो मंगवाए। उसके बाद हमने लिखा जनाब रेंट दिया। अच्छा ये क्लास एंड हो तो बेटा यही लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना फौरन। रेंट हमने दिया तो कैश हमारा, हमने रेंट दिया 6,000 रुपए का। इसी तरह हमने और क्या किया हमने जनाब, बिल दिया इलेक्ट्रिसिटी का, बिल दिया कैश में तकरीबन 10,000 का। इसी तरह हमने जनाब जी एक और सेल की, कैश की हमने सेल की 2 लाख रुपए की, ठीक है। और हमने इसी तरह जनाब जी क्रेडिट सेल की हाजी साहब को मजीद 50,000 रुपए की, वो फिर उधार लेने आ गया। इसी तरह हमने हाजी साहब से पैसे आ भी गए वापस, हाजी साहब ने हमें पैसे वापस भी दे दिए 50,000 रुपए। तो ये एक दिन का रजिस्टर है जिसके अंदर मैं हिसाब रख रहा हूँ। जो पैसा मेरे पास आ रहा है ये कैश है, इसको मैं पॉजिटिव लिखूंगा। हाजी साहब उधार पे सेल हुई है, कोई हिसाब नहीं होगा इसका। एंड इसी तरह असलम कैश सेल है, ये भी पॉजिटिव आएगा। रोटी वगैरह ये एक्सपेंस है, इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। रेंट मेरा नेगेटिव लिखूंगा। बिलाल को, बिलाल से क्या हुआ था, ये बिल दिया था बिजली का 10,000, ये भी नेगेटिव में लिखूंगा। कैश सेल है ये पॉजिटिव में लिखूंगा। भाई साहब को मजीद 50,000 की गई है, ट्रांजैक्शन पॉजिटिव में होगा। और कैश हमारे पास आ गया, ये भी 50,000 है। तो मैं क्या करूंगा, दिन के एंड पे मैं टोटल नेट फिगर करके बताऊंगा जी हमारे पास कितना पैसा आया है। से कि मैंने इन सारों को टोटल किया, एक्सपेंस निकाल, इनकम डाल, मुझे पता चला जी मेरे पास 1.5 लाख रुपए बाकी बचा हुआ है। अब मैं ओनर को ये रजिस्टर पकड़ा देता हूँ और कहता हूँ कि भाई साहब खुद कर ले। हैं, ऑनर मुझे महीने का 20,000 रुपया दे रहा है अपनी दुकान का हिसाब किताब ये मैनेज करने के लिए, दुकान मैनेज करने के लिए। मैं उसे क्या करता हूँ कि हर शाम को ये रजिस्टर पकड़ा देता हूँ कि भाई ये मेरा हिसाब किताब है, तो इसको क्लियर कर ले और देख ले क्या ये ऑनर आपका मान लेगा अब बिजनेस हो, या अगले ने लितर पोला उठा लेना। क्या लगता है आपको? ऑनर मान जाएगा इस हिसाब किताब को, या वो कहेगा कि भाई फिर मैंने, वरना मैं तुम्हें किस लिए पैसे दे रहा हूँ, ये तो मैं खुद भी रख सकता हूँ। देखो ना, ये रजिस्टर तो वो खुद भी रख रहा था, ये रजिस्टर तो वो खुद भी बना रहा था, हम भी उसको एक रॉ इंफॉर्मेशन बना के दे रहे हैं। ऑनर ये नहीं मानेगा। अगर ऑनर के पास इतना टाइम हो कि वो इन तमाम ट्रांजैक्शंस को बैठ के देखे और फिर उनका हिसाब किताब करके जमा करके डेली शाम को देखे मेरे पास कितना पैसा आया या कितना गया, तो फिर तो भाई उसने कर लिया ना बिजनेस। एक मिनट रुके जरा। बेटा वो ये नहीं कहेगा कि मुझे तुम ये रजिस्टर दिखाओ, वो ये कहेगा कि मुझे तुम ये बताओ कि टोटल कैश कितना आया आज, ठीक है, टोटल सेल कितनी की हमने, टोटल लोगों से कितना पैसा लेना है, रिसीवेबल कितना है हमारा, और हमने टोटल एक्सपेंस कितने किए, मुझे नेट फिगर बताओ भाई। वो ये बात करेगा। हम उसको दे रहे हैं जी देखो 1.5 लाख रुपया ये लो कैश है मेरे हाथ में बचा हुआ है, वो कहेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, हम इस रॉ रजिस्टर में से सबसे पहले कैश की तमाम ट्रांजैक्शन लिखेंगे कि कैश कहाँ कहाँ से आया है। 1 लाख रुपया तो यहाँ से आया था सीधा सीधा हमारे पास। उसके बाद 50,000 रुपये यहाँ से आया था, ये 1.5 लाख था हमारे पास। और फिर 2 लाख ही आया था। 3.5 लाख और 50,000 हाजी साहब ने हमें दिया था, तो कितना हो गया, 4 लाख रुपया हमारे पास टोटल कैश आया। वो क्या कहेगा, वो कहेगा क्या यार ये मेरी ये सारी सेल है, हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये सारा पैसा सेल से नहीं आया, बल्कि हो सकता है कि ये जो हाजी साहब 50,000 हमें वापस करने आए हैं ये कोई 2 माह पहले की सेल हो उसकी। तो भैया सेल आज के दिन में कैश सेल कितनी हुई है, सेल से कितना पैसा आया है, तो हम कहेंगे जी एक तो ये 1 लाख रुपया आया, उसके बाद एक ये 50,000 रुपया आया, और एक ये 2 लाख रुपया आया। तो हमारे पास टोटल भाई 3.5 लाख रुपए की सेल हुई है।
कैश सेल हुई है। बाकी वो कहता है अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ कि लोगों से कितने पैसे लिए, ये 50,000 का फर्क क्या है। तो हम कहते हैं जी ये 50,000 जो हाजी साहब से हमने लेना था, से कि उनकी तरफ 2 लाख का बैलेंस था हमारा, उसमें से वो 50,000 दे के गए हैं, जिसकी वजह से 1.5 लाख रुपया अब उनका बैलेंस रहता है। और वो कहता है जी मुझे बताओ आपने एक्सपेंस कितने किए। हम फिर उसको बताएंगे यहाँ से जनाब जी देखो ये हमने 10,000 का ये खाया, 6,000 16,000, 10,000 बिल दिया, कितना 26,000, हमने 26,000 रुपए जो है वो टोटल खर्चा किया। तो अब उसको ये ज्यादा एग्जैक्ट फिगर मिल रही है या ये रॉ डाटा एग्जैक्ट फिगर था। जल्दी बताओ। बाद वाला शाबाश। तो बेटा यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं कि हम रॉ डाटा को जब हम किसी फॉर्मेट या पैटर्न के अंदर लिख के दे देते हैं तो वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती है, जो ऑनर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। अब सबसे पहली बात, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती क्यों है, तो जाहिर सी बात है लोगों को दिखाने के लिए। क्यों भाई, क्या वो लोगों को इसलिए बिजनेस अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है या ये रजिस्टर दिखाता है, फिगर दिखाता है कि भाई आओ देखो मैं कितना कमा रहा हूँ, है बैठ के तालियां बजाओ या वाह वाह करो। नहीं बेटा, क्यों, नंबर वन तो भैया, नंबर वन तो उसने जवाब देना है। ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ऑनर को जवाब देना, हम बिजनेसमैन। दूसरे नंबर पे हमें मजीद पैसा भी चाहिए, हमें और इन्वेस्टर भी चाहिए अपने बिजनेस में। एक मिनट यार, घर में होता है ना बच्चा यार, बच्चे बड़ा तंग करते हैं। अच्छा ले जाओ ले जाओ। ओके, तो भैया क्या हुआ कि देखो हम क्या करते हैं, हमें मजीद इन्वेस्टर भी चाहिए होते हैं। अब हर बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं है, और हर बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो बैठ के हमारे ये रजिस्टर फरोलता फिरे और देखता फिरे जी इस कंपनी की क्या पोजीशन चल रही है। तो क्या करते हैं, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देते हैं कि भैया ये देखो मोटी मोटी फिगर लिखी है, इसको देख लो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो कहते हैं रिपोर्ट्स होती हैं जो एंटिटी अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करती है। स्टेक होल्डर क्या होता है, हम I2B में पढ़ चुके, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा एक साल की बनती है या एक अकाउंटिंग पीरियड की बनती है। तो अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी पीरियड के लिए, जिस एक पूरे पीरियड के लिए अकाउंट्स या स्टेटमेंट बनाई जाती हैं, उस ईयर को फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है। नॉर्मली हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से 30 जून तक, ठीक है। तो लिहाजा अकाउंटिंग पीरियड क्या है, वो फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे होते हैं उसको अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो बेटा रिपोर्ट्स होती है ना, वो बेसिकली 5 रिपोर्ट्स होती हैं। 5 रिपोर्ट्स होती हैं। पहली रिपोर्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहा जाता है। ये किस लिए होती है, इसके अंदर क्या आता है। देखो बेटा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मिसाल के तौर पे मेरी जेब के अंदर इस टाइम एग्जाम्पल 3,000 रुपया पड़ा है, मेरी जेब में 3,000 रुपया कैश पड़ा है। अच्छा, मैंने किसी शख्स का 1,500 देना भी है, लोन लिया हुआ मैंने उससे, 1,500 देना भी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी इस वक्त पोजीशन, कोई मेरे से पूछे ना हाँ भाई बताओ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो मैं उसे कह सकता हूँ कि जनाब मेरे पास 3,000 है, मैं बिजनेस हूँ, ऑनर मेरे पास आता है कहता है हाँ भाई बता क्या पोजीशन है तेरी, मैं कहता हूँ कि मेरी जेब में 3,000 रुपया कैश है, तो मेरी तो पोजीशन यही है। नहीं, मेरी पोजीशन क्या होगी, इसमें से इसको लेस करके मैं कहूंगा कितनी है मेरी पोजीशन, 1,500 रुपए है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या होता है कि हम कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी को नेट करके दिखा रहे होते हैं जी हमारी पोजीशन है क्या, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरी जो रिपोर्ट है उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये रिपोर्ट जो होती है ना बेटा, हमारी फॉर द ईयर परफॉर्मेंस को शो करती है। मेरी जेब में 3,000 है, क्या इससे कोई आपको मेरी परफॉर्मेंस का अंदाजा हो रहा है, हाँ जी।
मेरे जेब में 3,000 है, आप मुझे क्या 3,000 की बेस पे जज कर सकते हो कि मैंने पूरे महीने कैसी परफॉर्मेंस दी है? नहीं। लेकिन अगर आप जज करना भी जाओ तो क्या आइडिया लगाओगे कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही है पूरा महीना, ये गंदी रही है कि भाई आज अभी